हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अपना एफआर का मई 26 का स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको मई 26 की एफआर की स्टडी को प्लान करना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनके बारे में भी मैं बात करूंगा कि आपको स्टडी करने से पहले क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि आपकी स्टडी अच्छे से हो सके, इफेक्टिव स्टडी हो सके और आप कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट ना हो और करेक्ट डायरेक्शन में आप अपनी चीजों को लेके जा सके। और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर एफआर जब हम स्टार्ट करते हैं तो कौन सा इंडेक्स पहले स्टार्ट करें, कौन सा किसके बाद स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सर इतने सारे इंडेक्स हैं, हमें यही समझ नहीं आता है कि हमें कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना चाहिए, करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए। और सर रिवीजन करने में भी बड़ी दिक्कत आती है कि रिवीजन कैसे करें। हम एक इंडेक्स हमने पढ़ लिया, अब पढ़ लिया तो पढ़ लिया, उसके बाद क्या, कैसे रिवाइज करें। हमें तो लगता है सर हम पढ़ने के बाद फौरन ही भूल जाते हैं, तो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। मैं सारी बातें यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो आप अपना रिवीजन को भी किस तरीके से आप प्लान करेंगे, ठीक है, वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही डिस्कस करूंगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर आपको स्टडी करना है इंडेक्स वन बाय वन। सर वन बाय वन ही डिस्कस करते हैं हम, इंडेक्स जो भी स्टडी करते हैं वन बाय वन ही करते हैं। भाई एक्चुअल में तो आप वन बाय वन करते हो, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं दूसरे इंडेक्स भी चल रहे होते हैं। मतलब अगर आप इंडेक्स 110 पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में 109 भी चल रहा है। अगर आप इंडेक्स 16 पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में 38 भी चल रहा है। अगर आप इंडेक्स 101 पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में 19 भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो इंडेक्स पढ़ रहे हैं उससे 100% फोकस आपका उसी इंडेक्स पे होना चाहिए कि मुझे कैसे भी करके इस इंडेक्स के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेने हैं, जो भी इसके क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी आपको मुझे कर लेने हैं। उसके बाद में ये इंडेक्स का चैप्टर क्लोज, फिर मैं अगला इंडेक्स उठाऊंगा। ठीक है, बुक में ही जो इंडेक्स चल रहा है वही आपके दिमाग में भी चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुक में आप कोई इंडेक्स लेके बैठे हो, माइंड में दूसरा इंडेक्स भी साथ के साथ चल रहा है कि यार उस इंडेक्स में क्या करूंगा, उस इंडेक्स में तो वाला टॉपिक मुझसे हो नहीं रहा था। सब निकाल के दिमाग से जो इंडेक्स पढ़ रहे हो उसी इंडेक्स के बारे में आप बात करेंगे, तभी आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी आपको शॉर्टकट नहीं लगाना है, कोई भी शॉर्टकट नहीं लगाना है कि अच्छा चलो एक काम करता हूं, इस इंडेक्स का ना ये वाले क्वेश्चंस कर लेता हूं बस इंपॉर्टेंट वाले और आगे बढ़ जाऊंगा, या इस इंडेक्स में तो ना बस यही वाला टॉपिक मुश्किल टॉपिक है तो बस ये वाला समझ लेता हूं, बाकी तो इजी है, मुझे आते हैं मैं कर दूंगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको अपने दिमाग में नहीं रखना है। आप मान के चलो कि आपको जब तक सारा नहीं पढ़ लोगे जब तक कुछ नहीं आएगा, ठीक है, तभी आप जो है अच्छे से पढ़ पाओगे। कोई भी शॉर्टकट नहीं लगाना है। जो आपकी अप्रोच है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड रहनी चाहिए कि हर एक इंडेक्स को सेम तरीके से पढ़ा है मैंने, कि उसके सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए, जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंडेक्स पढ़ना है, कोई भी शॉर्टकट नहीं लगाना है। स्टैंडर्ड अप्रोच लगा के चलनी है। ऐसा नहीं कि इस इंडेक्स में तो किसी और तरीके से पढ़ रहे हैं, दूसरा इंडेक्स उठाया तो उसमें किसी और तरीके से पढ़ा। एक इंडेक्स में तो सर मैंने ना कॉन्सेप्ट पढ़ के आगे बढ़ गया था, मैंने क्वेश्चन नहीं करे, और सर अगले इंडेक्स में तो मैंने सिर्फ ना क्वेश्चन क्वेश्चन कर लिए, उसके कॉन्सेप्ट तो हो ही जाएंगे, देखा जाएगा बाद में। ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना तो एंड ऑफ द डे आपको ये पता लगेगा कि यार मुझे कुछ भी नहीं आता है। और ये जो कुछ भी नहीं आने की जो फीलिंग है ना, यही आपके अंदर अंडर कॉन्फिडेंट आपको बनाती है। आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है और आपको लगता है यार मैंने इतना टाइम लगा दिया मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, जबकि आपने करेक्ट अप्रोच के साथ में स्टडी नहीं करी थी, इसलिए ऐसा हुआ है। टाइम तो आपने दिया ना, आप 10 घंटे बैठे भैया, तो आप ये कहो जी मैं तो बुक लेकर बैठा ही नहीं। बुक लेकर बैठे, टाइम दिया, 10 घंटे आप अपनी जगह पर बैठ के पढ़े, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस 10 घंटे में आपने अच्छे से उसको कैसे यूटिलाइज किया, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आपकी अप्रोच बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। आपको रेगुलर स्टडी करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आपने 4 दिन पढ़ा, 5वें 6वें दिन की छुट्टी, फिर 7वें 8वें दिन पढ़ा, 9वें दिन की छुट्टी। ऐसे नहीं पढ़ना है। इस तरीके से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा और आपको ऐसा लगेगा कि बस मैं पढ़ रहा हूं, मुझे आता कुछ नहीं है। ये वाली फीलिंग डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। और फिर जब एग्जाम का टाइम करीब आने लगता है, मैंने इसीलिए ये वीडियो आपका बिल्कुल स्टार्टिंग में बनाई है। अभी आपके जनवरी 26 के एग्जाम इसी मंथ में कंप्लीट हुए हैं, इसीलिए मैंने अभी वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी इस वीडियो पर देख लिया, और देखना ही जरूरी नहीं है, देखने के बाद में उसको फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और आपने फॉलो भी कर लिया तो आपको अच्छे से चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अदरवाइज क्या होता है कि आपका जब अप्रैल मंथ स्टार्ट होने वाला होता है, मार्च का एंड या मिड आ जाता है, तो आपको ऐसा लगता है अच्छा ये वाला अटेम्प्ट छोड़ो, अब अगले पे जाओ, और फिर अगले अटेम्प्ट में भी कुछ नया नहीं करोगे आप, अगले अटेम्प्ट में भी सेम यही चीज हो रही होगी। तो ऐसे अटेम्प्ट डेफर होते हैं बच्चे के। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, रेगुलर स्टडी आपको करनी है। और रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है। कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है कि ये इंडेक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्या कोर कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है। उसको एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करोगे आप, वो चीज आप क्वेश्चन करके करते हो।
अब हम क्या करते हैं, सीधा एप्लीकेशन पे जाना चाहते हैं कि बस मैं क्वेश्चन करके देख लूं, अगर मेरा फाइनली आंसर मैच हो गया तो इसका मतलब मुझे आता है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं अच्छे से कर सकता हूं। क्वेश्चन कभी भी आपका प्राइमरी नहीं होता है, क्वेश्चन हमेशा आपका सेकेंडरी होता है, कॉन्सेप्ट हमेशा प्राइमरी होता है। कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर लोगे, लेकिन अगर आप ये सोचो नहीं कॉन्सेप्ट साइड रख दो क्वेश्चन कर लो, तो ये आप बहुत रिस्की काम कर रहे हो, क्योंकि आप हर वैरायटी का क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन को बिल्कुल टेक्निकली आप समझ लोगे, ऐसा नहीं हो पाता है। ऑल्दो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन कर लोगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो उससे भी बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है और फिर आपको क्वेश्चन भी करने हैं। पॉइंट नंबर 4, 5 मैंने एक साथ में कवर कर लिया। उसके बाद में आपको रेगुलर रिवीजन करना है। सर रिवीजन कैसे करना है वो आप बता दो जरा। तो मैंने आपसे कहा रिवीजन में आप टेक्निक फॉलो करो 1+ या फिर कह सकते हो आप T+2 डेज, T+2 डेज नहीं बल्कि 2 इन डेज, T+2 इंडेज। T+2 इंडेज की टेक्निक क्या होती है सर, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने आज पढ़ा पहले इंडेज 116, इंडेज 116 के बाद आपने पढ़ा इंडेज 115, इंडेज 115 के बाद आपने पढ़ा इंडेज 110, इंडेज 110 के बाद आपने पढ़ा इंडेज 109। ठीक है, अब सर 16 का रिवीजन मैं कब करूं? मैंने आपसे कहा ये जो आपने पढ़ा है इसके बाद में 1, 2 यहां पर इंडेज 116 का रिवीजन होगा। ठीक है, उसके बाद में इंडेज 109 के बाद में 16 पढ़ा, 38 पढ़ा, मान लो 40 पढ़ा, तो अब 115 का रिवीजन कब करूंगा? जब इंडेज 110 और 109 कर लूंगा, यहां पर आपका इंडेज 115 का रिवीजन होगा। सर 110 पढ़ लिया था, उसका रिवीजन कब करूंगा? 109, 116, यहां पर 110 का रिवीजन करूंगा। आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। इसको मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं T+2 इंडेज टेक्निक। आप ऐसा करो कि भाई मैं सारे के सारे इंडेक्स पढ़ लेता हूं पहले एक बार, उसके बाद फिर रिवीजन स्टार्ट करूंगा। कुछ नहीं होना, फिर वो रिवीजन का कभी टाइम आएगा ही नहीं कि आप दोबारा से रिवीजन कर पाओगे, क्योंकि टाइम ऑलवेज शॉर्ट ही रहता है आपके पास। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप ये कहो सर मैंने ना सारे के सारे इंडेक्स पढ़ लिए, सब कुछ परफेक्टली आता है, कुछ भी नहीं बचा और मेरे पास अभी भी 10 दिन बचे एग्जाम में। ऐसा कभी नहीं होगा। लास्ट मोमेंट तक, लास्ट मिनट तक, 1:59 पर जब आप जा रहे होगे ना एफआर के पेपर में बैठोगे, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि यार 2 बजने वाले, अभी भी मेरा इतना रहता है। तो कभी भी सिलेबस कभी कंप्लीट होता ही नहीं। ठीक है, तो आप अगर ये सोचोगे सारे इंडेक्स पढ़ लूं उसके बाद फिर एक बार रिवीजन करूंगा, तो वो नहीं हो पाता है कभी भी। ठीक है, तो इसलिए मैं बच्चों को हमेशा रिकमेंड करता हूं T+2 इंडेक्स की टेक्निक। बच्चों ने लगाई है और बच्चों के मेरे पास में फीडबैक्स हैं कि बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने बोला है कि हाँ सर ये काम करती है और हमें अच्छे से रिवीजन हो पाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, कभी कभी 116 पढ़ा, हैंड टू हैंड रिवीजन कर लिया। अरे हैंड टू हैंड करके थोड़ी होगा, अभी तो पढ़ा ही है तो अभी तो आता ही होगा। हमें तो अपने दिमाग को उस लेवल पे टेस्ट करना है ना कि हाँ कुछ दिन के बाद में आएगा नहीं आएगा, कुछ दिन कितने दिन, तो मैंने कहा कम से कम 2 इंडेक्स करने के बाद में पीछे के इंडेक्स का रिवीजन करो। हर 2 इंडेक्स के बाद में पीछे जो किया होगा उसका रिवीजन आप करोगे। ठीक है, तो इससे 115 और 110 में आपके कुछ इंडेज का कुछ दिन का गैप आ जाएगा, तो फिर आप जब 116 दोबारा से रिवीजन में उठाओगे तब आप अपने माइंड को टेस्ट कर पाओगे ना कि हाँ मैंने 10-12 दिन पहले जो चीज पढ़ी थी वो अब आती है नहीं आती। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है सर। लेकिन जहां पर बहुत छोटे छोटे इंडेस होंगे, जहां पे बहुत छोटे छोटे इंडेस होंगे, जो हमारे एक ही इंडेस में एक ही दिन में 2-3 इंडेस भी हो रहे होंगे, क्योंकि छोटा इंडेस है, मान लो इंडेस 2 है, इंडेस 16 है, इंडेस 34 है, अब इनमें 2-2 4-4 दिन थोड़ी लगेंगे करने में, ये तो एक दिन में ही 2-2 3-3 इंडेस हो जाएंगे अगर आप 10 घंटे लेकर बैठ गए इफेक्टिवली। तो सर ऐसे में क्या करें, तो भाई इंडेस का नंबर बढ़ा दो, फिर वहां पर आप अपनी टेक्निक कर लो T+4 इंडेस के हर 4 इंडेस के बाद में पीछे का इंडेस, और पीछे के इंडेस भी 2 एक साथ देख सकते हो आप। ठीक है, 2-2 इंडेस का आप पेयर बनाना शुरू कर दो कि हर 4 इंडेस होने के बाद में पीछे के 2 इंडेस रिवीजन, फिर 4 इंडेस होने के बाद में फिर पीछे के 2 इंडेस रिवीजन, इस तरीके से। ठीक है, तो T+2 इंडेस का कोई ऐसा सरकार का बनाया हुआ रूल नहीं है कि ऐसे ही करना है, ये मैंने आपको टेक्निक बताई है, मतलब एक गैप रखना, डेज में गैप रखने की टेक्निक बताई है कि कुछ दिन का गैप हो तो फिर आप पुराना इंडेस उठा के रिवीजन करो जिसको आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ये टेक्निक बहुत काम आएगी, आप अप्लाई करके देखना, आप खुद बोलोगे कि हाँ सर हमने अप्लाई किया और हमें इसका इफेक्टिव बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद में आपको हर एक इंडेक्स को प्रॉपर टाइम देना है, हर एक इंडेक्स को प्रॉपर टाइम देना है। सर ये कैसे पता लगे? प्रॉपर टाइम की कोई डेफिनेशन थोड़ी है कि प्रॉपर टाइम कैसे दें, हमें कैसे पता लगे? तो मैंने आपसे कहा प्रॉपर टाइम में पहला फैक्टर ये डिपेंड करता है कि वो इंडेक्स का कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ इंडेक्स पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर कि वो उस इंडेक्स में आपकी पकड़ कितनी है, मतलब आपकी पकड़ कितनी है उसको मैं कहता हूं कि आपकी एक्यूरेसी,
एक्यूरेसी का परसेंटेज, कि मतलब ये इंडेक्स तो मुझे 80% तक आता है, तो मैं मान के चलता हूं कि अच्छे लेवल पर आता है। कोई इंडेक्स आप ये कहो भाई इसमें तो मैं कमजोर हूं, मुझे 20% तक आता है ये इंडेक्स, मतलब ये आपका परसेंटेज कुछ ऐसा नहीं है कि परसेंटेज आप मुझसे पूछोगे सर कैलकुलेट कैसे किया, ये बस आपका जजमेंट है कि हाँ भाई मुझे तो इंडेक्स 116 ना बड़ा कमजोर है, बड़ा वीक इंडेक्स है, ये तो मुझे 20-25% तक ही आता है, मतलब मेरा वीक इंडेक्स है। तो जाहिर है जो इंडेक्स वीक है उसमें ज्यादा टाइम दोगे, जो इंडेक्स आपका स्ट्रांग है उसमें कम टाइम दोगे। सर मेरे पास में दो इंडेक्स हैं, इंडेक्स 116 और इंडेक्स 16। इंडेक्स 16 पीपी छोटा इंडेक्स, इंडेक्स 116 लीजिस बड़ा इंडेक्स। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा इंडेक्स 116 में ज्यादा टाइम देना चाहिए मुझे, और इंडेक्स 16 में, इंडेक्स 16 में कम टाइम देना चाहिए। लीजिस को ज्यादा टाइम देना चाहिए और पीपी को कम टाइम देना चाहिए, क्योंकि पीपी का इंडेक्स छोटा है और लीजिस का इंडेक्स बड़ा है। एक तो क्राइटेरिया ये हो गया। ऐसा कब करोगे? जब दोनों इंडेक्स आपको इक्वल लेवल पर आते हैं, दोनों इंडेक्स आपको इक्वल लेवल पर आते हैं। लेकिन अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि मुझे इंडेक्स 116 तो बहुत अच्छे से आता है, इंडेक्स 116 में तो मैंने मास्टरी हासिल की हुई है, पीएचडी करी हुई है, बहुत अच्छे से आता है, और इंडेक्स 16 का मुझे पीपी का पी भी नहीं पता, तो ऐसे में क्या करूं? क्या अब भी मैं इंडेक्स 16 को कम टाइम दूं और 116 को ज्यादा टाइम दूं, लीजिस को ज्यादा टाइम दूं? नहीं, अब मैं अपोजिट करूंगा कि मेरा इंडेक्स जो कमजोर है उसे ज्यादा टाइम दूंगा, क्योंकि जो आता है उसमें तो कम टाइम लगना है ना, जो नहीं आता उसे ज्यादा टाइम दो ना। ठीक है, तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, इंडेक्स 16 को एक दिन दूंगा और इंडेक्स 116 को एक दिन में कर लूंगा लीजिस को, और पीपी को मैं 2 से 3 दिन भी लगा लूंगा। मतलब 2 से 3 दिन, हमें इतना टाइम देना नहीं है रिवीजन में, लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि जो इंडेक्स नहीं आता उसमें ज्यादा टाइम आप दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर पाओगे, प्रॉपर टाइम दे पाओगे। जो प्रॉपर टाइम की डेफिनेशन है वो मैंने आपको यहां पर एक एग्जांपल से क्लैरिफाई की है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर। ठीक है, मैं कह दूं भाई प्रॉपर टाइम देना है, अब प्रॉपर टाइम क्या, प्रॉपर कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो मैंने आपको यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू बताया। उसके बाद में मैंने आपसे कहा कि डोंट फॉलो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट फॉलो एबीसी एनालिसिस इन फर्स्ट रिवीजन। जब आप अब मे 26 की अटेम्प्ट के लिए पहली बार रिवीजन कर रहे हो स्पेसिफिकली फॉर मे 26, तो उसमें आप एबीसी एनालिसिस को फॉलो नहीं करोगे, किसी भी फैकल्टी का नहीं करना। सर एक्स फैकल्टी का कर लें, सर वाई का कर लें, जेड का कर लें, मैंने कहा भाई किसी का भी नहीं करना, मैं भी अगर कोई दे रहा हूं ना मेरा भी मत करना पहले रिवीजन में। ठीक है, पहले रिवीजन में तो हर चीज आपको ए टू जेड कंप्लीटली करनी है, ए टू जेड सारी चीजें पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट है वो भी, जो नॉन इंपॉर्टेंट है वो भी, जो इजी है वो भी, जो टफ है वो भी, जो आपको आता है वो भी, जो नहीं आता वो भी। हाँ, जो नहीं आता वो पहले करना है, जो आता है वो बाद में करना है, इसके बारे में अभी नीचे बात करूंगा। ठीक है, सभी कुछ आपको पढ़ना है पहले रिवीजन में। जो पिछले अटेम्प्ट में सर इंडेक्स आ गया वो तो अब नहीं आएगा ना, वो छोड़ देते हैं भाई, वो भी करना है। ठीक है, कोई ऐसा पत्थर की लकीर थोड़ी है, इंस्टीट्यूट ने बताओ मुझे कहां पे ऑफिशियली बोला हो कि भाई अगर इंडेक्स इंडेक्स 110 का क्वेश्चन हमने पिछले अटेम्प्ट में दे दिया है तो इस बार 103 ही आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लगातार भी आ सकता है, लगातार 4-4 5-5 अटेम्प्ट में हो सकता है इंस्टीट्यूट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन भी दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई रूल थोड़ी है। आप क्या कर लोगे अगर सेम इंडेक्स आ गया? ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले रिवीजन में कोई भी इंडेक्स कोई भी एबीसी एनालिसिस फॉलो नहीं करना है, कंप्लीट करना है। हाँ, पहले रिवीजन के बाद जब सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन करोगे आप, अगर इतना टाइम बचता है कि थर्ड रिवीजन की नौबत आती है, तो आप एबीसी एनालिसिस को फॉलो कर सकते हैं। और एबीसी एनालिसिस भी मैं ये कहता हूं फैकल्टी का आप यूज मत करो, अपना कस्टमाइज एबीसी एनालिसिस यूज करो। सर फैकल्टी का एबीसी एनालिसिस और कस्टमाइज आपका एबीसी एनालिसिस, इसका क्या मतलब होता है? मैंने कहा भाई आपकी नजर में ए कैटेगरी क्या होना चाहिए, फैकल्टी की नजर में ए कैटेगरी इंडेक्स 110 115 116 है, आपकी नजर में ए कैटेगरी क्या आना चाहिए? आपकी नजर में ए कैटेगरी वो इंडेक्स होने चाहिए जिसमें आप वीक हो, वो आपके ए कैटेगरी में होने चाहिए। जो आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है वो और स्ट्रांग कर भी लोगे तो क्या हो जाएगा, अगर 14 नंबर का क्वेश्चन 115 का आना है, ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से इंडेक्स 115 आता है, तो इंस्टीट्यूट खुश होकर 14 नंबर के क्वेश्चन में 28 नहीं दे देगा ना, मैक्सिमम 14 ही देगा। और आपको कितना अच्छे से आता है वो आपको ही पता होता है कि अगर 14 नंबर का क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से आता है तो 10 से 11 नंबर आएंगे आपके। ठीक है, तो आपके लिए एबीसी एनालिसिस में ए कैटेगरी कौन से इंडेक्स होने चाहिए, जो आपको अच्छे से नहीं आते, आप वीक हो, वो आपके ए कैटेगरी में होने चाहिए। ठीक है, जो आपको आता है वो आपके सी कैटेगरी होना चाहिए, मेरा हमेशा यही फोकस रहता है। ठीक है, मैं हमेशा स्टूडेंट को यही प्रेफर करता हूं कि भाई जो आपको आता है वो आप बाद में करो, ठीक है, जो आपको नहीं आता वो आप पहले करो। इसके बारे में मैं पॉइंट नंबर 10 में डिस्कस करूंगा। पॉइंट नंबर 9 कहता है, पॉइंट नंबर 9 में मैं आपसे कहता हूं कि आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पर स्टक नहीं होना है।
क्योंकि सर जब हम स्टडी स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल पढ़ते चले जाएंगे और आपका बिल्कुल मक्खन की तरह सब कुछ समझ में आता चला जाएगा और दिमाग में A to Z सारी चीजें हमारे दिमाग में आती चली जाएंगी रोबोटिक वे में, और बस हम यूं किताब उठाएंगे और ऐसे पलटेंगे और सब कुछ आ जाएगा। हम चिट्ठी थोड़ी है, वी आर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं अटकेंगे, किसी क्वेश्चन में अटक सकते हैं, किसी कॉन्सेप्ट में अटक सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के किसी पर्टिकुलर पॉइंट में अटक सकते हैं। तो सर वो अटकने पर हम क्या करें? अटकने पर दो रास्ते हैं, या तो आप उस अटके हुए पॉइंट को बेड़ियों की तरह अपने पैरों में बांध लो और बस आप जो है उसको लेके बैठे रहो कि जब तक ये पॉइंट समझ में नहीं आ जाएगा मैं तो आगे नहीं बढ़ूंगा। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है? अप्लाई एंड गो टेक्निक, अप्लाई मार्क एंड गो टेक्निक। मार्क कर लो उस पॉइंट को और आगे बढ़ जाओ। 100 में से 100 आपको नहीं लाने हैं। आपके 60, 70, 80 नंबर आ गए, बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। रैंक भी आ जाएगी अगर 80 नंबर आ गए सारे सब्जेक्ट में, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 100 में से 100 नहीं लाने, उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। आगे देखा जाएगा उसका सेकंड रिवीजन जब टाइम आएगा, तब देखना कि क्या कर सकते हो उस पॉइंट का। कलीग से डिस्कस कर सकते हो, एफआर का है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उस पॉइंट पे आप अटकोगे नहीं, आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, इससे आपका बहुत टाइम सेव होगा। मतलब बच्चों का मैंने देखा, बच्चों ज्यादातर क्या करते हैं कि उस पॉइंट पर अटक जाते हैं कि मतलब उनकी क्वेरी से पता लग रहा होता है कि इस स्टूडेंट ने 5 दिन पहले भी यही वाला पॉइंट पूछा था और 5 दिन के बाद भी वही वाला पॉइंट घुमा फिरा के दोबारा से मुझसे पूछ रहा है। तो इससे पता लगता है 5 दिन से बच्चा उसी पॉइंट पे अटका हुआ है और 5 दिन में तो इसके पता नहीं कितने इंडेक्स हो जाते हैं अगर उस पॉइंट को। और वो पॉइंट ऐसा होता है जो मैं खुद सोचता हूं कि ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि नहीं भी समझ में आएगा, ये समझ नहीं आया तो मुझे पास ही नहीं हो पाऊंगा मैं, तो ऐसा पॉइंट भी नहीं है वो। ठीक है, तो आप उसको क्या करो, मार्क कर दो, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है, बहुत काम में आएगी। उसके बाद में फर्स्ट स्टार्ट वीक इंडेक्स। सर पहले वीक इंडेक्स जो है आपके वो स्टार्ट करने की बात कर रहे हो आप? बिल्कुल, मैंने आपसे कहा जो आपको इंडेक्स नहीं आते पहले उनको करो। जो आपको आता है वो तो आपको आता ही है ना, जो नहीं आता उसको पहले करो आप। सर ऐसा करना तो पेनफुल होगा, हाँ बिल्कुल होगा, बट बेनिफिशियल भी तो होगा। क्योंकि जो आपको आता है, स्टूडेंट क्या करता है, जो हमें आता है वही दोबारा पढ़ते हैं, तो हमें ना बड़ा कंफर्ट फील होता है कि हाँ ये तो हमें आता है तो वो दोबारा पढ़ रहे हैं, तो वो इजी लगता है, हम कहीं पे अटकते नहीं, दिमाग पे जोर भी नहीं पड़ता, मोटिवेशन भी हाई रहता है। लेकिन वो मोटिवेशन क्या है आपका? एक तरह से फेक मोटिवेशन है। क्योंकि जो चीज आपको आती है बार बार आप वही पढ़े चले जा रहे हो, तो आपने नया क्या सीखा? कुछ भी नहीं। तो आपको ऐसा लगता है हाँ बढ़िया चल रही है सब चंगा सी, लेकिन एक्चुअल में आप कहीं ना कहीं अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। आपको क्या करना चाहिए? आपको कंफर्ट से बाहर आना चाहिए। मतलब कहते हैं ना कंफर्ट जोन से बाहर आओ। तो कंफर्ट जोन से बाहर स्टडी में कैसे आओगे? कंफर्ट जोन से बाहर स्टडी में आने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहता हूं आपको भाई साहब आप सर्दी में जो है सड़क पर बैठ के पढ़ाई करोगे। नहीं, आप आराम से पढ़ो, लेकिन आप वो चीज पढ़ो जो आपको नहीं आती है। जो वीक इंडेक्स है वहां से स्टार्ट करो। जब वीक इंडेक्स से आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में पेनफुल होगा आपके लिए पेनफुल होगा, क्योंकि वो वीक इंडेक्स था। आप अटकोगे, दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी आएगी कि यार ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही है, ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन आफ्टर ऑल क्या होगा? वो चीज जब आप पढ़ोगे, समझोगे, किसी फैकल्टी की रिवीजन वीडियो देखोगे, मुझसे क्वेरी पूछोगे, तो अल्टीमेटली वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। जब समझ में आ जाएगी ना, तो आपका फिर देखना कॉन्फिडेंस लेवल कितना डेवलप हो जाएगा। आपको लगेगा हाँ ये चीज ऐसी थी जो मुझे अभी तक नहीं आती थी। रात को जब आप बैठोगे आप सोचोगे हाँ आज के दिन मैंने कुछ नया सीखा, कि सुबह तक ये इंडेक्स मुझे नहीं आता था और आज मैं इस इंडेक्स को समझ चुका हूं, इस इंडेक्स की क्वेश्चन कर चुका हूं, अब मुझे चीजें समझ में आ गई हैं। वो जो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ना, वहां पे आप देखना आपको अगले दिन पढ़ने का खुद से मोटिवेशन मिलेगा। आप खुद कहोगे हाँ कल मैं दोबारा से एक ऐसा इंडेक्स उठाऊंगा जो मुझे नहीं आता है और कल उसको भी कर लूंगा। क्योंकि कोई भी चीज दुनिया की ऐसी है ही नहीं जिसको आप पढ़ो समझो आपके समझ में ना आए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन आपके एफर्ट्स होने चाहिए उसमें। लेकिन अगर आप जो इंडेक्स पहले आते हैं ऑलरेडी आपको वो पढ़ते रहोगे, तो आपका ना डोपामीन लेवल भी मतलब डाउन होता चला जाएगा, क्योंकि वो तो पहले भी आता था आपको, दोबारा भी आपने वही पढ़ लिया, क्या खुशी मिली? कुछ भी नहीं। डोपामीन लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा और मोटिवेशन भी कोई ऐसा हाई लेवल का मोटिवेशन नहीं। मतलब ऐसे ही समझ लो आप, मैं अगर आपको एक जोक सुनाऊं तो पहली बार में तो आप हंसोगे, सेम जोक दोबारा सुनाऊंगा तो उस लेवल पर हंसी नहीं आएगी आपको, तीसरी बार सुनाऊंगा तो बिल्कुल हंसी नहीं आएगी, और चौथी बार में तो आप हाथ जोड़ लोगे, अरे सर बार बार एक ही जोक सुना रहे हो, चुप हो जाओ। तो ऐसा ही आपकी स्टडी में भी होता है। मतलब जो चीज आपको ऑलरेडी आती है वो चीज बार बार पढ़ते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है उसको। ठीक है, और जो चीज नहीं आती है वो पढ़ोगे वो आ जाएगी आपको, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। ये 10 पॉइंट मैंने आपके साथ में डिस्कस करे जो आपको स्टडी करने में ध्यान में रखने हैं
और इनको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है। सिर्फ ये वीडियो देखने से आपकी बात नहीं बनेगी, इस वीडियो में बताई हुई जो मेरी गाइडेंस है, जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, जो बातें बता रहा हूं, उनको फॉलो करना है। और सिर्फ फॉलो करने से काम नहीं चलेगा, कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, ठीक है, तभी आवाज बनेगी। ऐसा नहीं कि हाँ आज वीडियो देखी तो आप मोटिवेशन में आके 2-4 दिन पढ़ लो और उसके बाद में फिर वैसी कि हाँ आप तो वैसी करते हैं जैसे हम करते चले आ रहे थे। तो जैसे करते चले आ रहे थे तो जैसा होता चला आ रहा था वैसे ही हो जाएगा आगे भी, ठीक है। कुछ नया अगर चाहिए आपको, ठीक है, तो नया चाहिए तो कुछ नया करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि सर हम पढ़ें कैसे, हम पढ़े कैसे। सर एफआर इतना बड़ा सब्जेक्ट है, एफआर इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हमारे समझ नहीं आता कि हम कहां से इसको स्टार्ट करें, कौन सा इंडेक्स पहले स्टार्ट करें, कौन सा बाद में करें। हम तो सर एक इंडेक्स उठाते हैं, उसको बीच में आधा पढ़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं किसी पॉइंट पर अटकने की वजह से, फिर हम जो है दूसरे इंडेक्स पे आते हैं, फिर दूसरा इंडेक्स भी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें लगता है अरे यार इस इंडेक्स को भी छोड़ो कोई और सा पढ़ लेते हैं। कभी कभी तो सर 2-2 3-3 घंटे यही डिसाइड करने में लग जाते हैं कि आज कौन सा इंडेक्स पढ़ना है। कभी हम एक इंडेक्स पे आ रहे हैं, कभी दूसरे इंडेक्स पे आ रहे हैं, कभी उसका एक क्वेश्चन कर लिया, कभी उसका एक क्वेश्चन कर लिया, और सर हमें समझ नहीं आता। और कभी तो हम सब्जेक्ट इंटर सब्जेक्ट बात भी करने लग जाते हैं। अभी एफआर उठाया, अभी एफएम उठा लिया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद ऑडिट उठा लिया, एक ही दिन में आपने 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ लिए, ठीक है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है, फोकस के साथ में चीजों को पढ़ना है। अब एफआर में कैसे आपको करना है, कौन सा इंडेक्स पहले उठाना है, कौन सा बाद में उठाना है, वो मैंने आपको ग्रुप्स बनाकर बताया। यहां पर ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 तो ग्रुप है और 7वां अनग्रुप है, ठीक है। मैंने इंडेक्स को जो सिमिलर तरह के इंडेक्स हैं, जिनमें सिमिलर चीजें रहती हैं, उनके मैंने बकेट बना दिए हैं, ठीक है। उनके मैंने आपके बकेट बना दिया है कि भैया ग्रुप 2 की बाल्टी में ये वाले 9 इंडेक्स हैं, इनको करना है। ग्रुप 1 में ये आपके 8 इंडेक्स हैं, इनको करना है। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो पहले हमें ग्रुप 1 के इंडेक्स करने हैं, फिर ग्रुप 2 वाले इंडेक्स करने हैं, फिर 3 वाले, फिर 4 वाले एंड सो ऑन, ऐसे करना है क्या? नहीं, इन ग्रुप का मतलब सीक्वेंस को दर्शाना नहीं है। इन ग्रुप्स का मतलब है कि आपको जब भी उठाना है ग्रुप 1 के सारे इंडेक्स एक साथ करने हैं। इंडेक्स एक साथ मतलब अगर आपने इंडेक्स 103 उठा लिया, इंडेक्स 103 कंप्लीट करने के बाद में इस ग्रुप के ही बाकी इंडेक्स पूरे करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले तो इंडेक्स 103 उठा लिया, उसके बाद में मैं गया इंडेक्स 23 पर 23 कर लिया, 23 करने के बाद में मैं गया इंडेक्स 116 पर 116 कर लिया, 116 करने के बाद में मैं गया 115 पर 115 कर लिया, 115 करने के बाद में मैं गया इंडेक्स 28 पर 28 कर लिया, 28 करने के बाद में अचानक से मैं आ गया इंडेक्स 36 पर 36 कर लिया। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने ग्रुप 1 उठाया है, ठीक है, तो ग्रुप 1 के सारे इंडेक्स कंप्लीट कर लेने हैं, उसके बाद ही आपको फिर अगला ग्रुप उठाना है। तो सर ये कैसे पता लगेगा हमें कि कौन सा ग्रुप पहले उठाना है? क्योंकि आपने तो क्लियर कर दिया कि भाई ग्रुप 1 2 3 4 5 6 का मतलब ये नहीं है कि इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। तो मैंने आपसे कहा कि आपको पहले वो इंडेक्स उठाने हैं जो आपको नहीं आते हैं। तो आप ये देखोगे कौन से ग्रुप में सबसे ज्यादा इंडेक्स ऐसे हैं जो आपके वीक है। तो जिस ग्रुप के सबसे ज्यादा इंडेक्स वीक है पहले वो ग्रुप उठा लो। उसके बाद में उस ग्रुप को पूरा करने के बाद में फिर अगला ग्रुप देखो कि कौन से ग्रुप में आपके अब कौन से ग्रुप पे सबसे ज्यादा इंडेक्स हैं जो आपको नहीं आते, फिर वो ग्रुप उठाओ। तो ऐसा हो सकता है कि आपका सीक्वेंस ऐसा बने कि आपने पहले तो ग्रुप 3 कंप्लीट कर लिया, ग्रुप 3 कंप्लीट कर लिया का मतलब ये सारे के सारे 1 2 3 तीनों इंडेक्स आपने पूरे कर लिए। ग्रुप 3 के बाद आपने उठाया ग्रुप 2, तो फिर ग्रुप 2 के सारे इंडेक्स आपने पूरे कर लिए। उसके बाद में आपने उठाया ग्रुप 5 के सारे कर लिए। बेस्ड ऑन ग्रुप का सीक्वेंस कैसे बनेगा? ग्रुप का सीक्वेंस इस बात पे डिपेंड होगा कि कौन से ग्रुप में ज्यादा इंडेक्स ऐसे हैं जो आपको नहीं आते, वहां से आप चीजों को स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। और ये आपका जो अनग्रुप वाला ग्रुप है ये भी एक ग्रुप है, मतलब ये इंडेक्स ऐसे हैं जो आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक नहीं होते, ये बिल्कुल आपस में इंडिपेंडेंट है। बाकी सब इंडेक्स मैंने कुछ सोचकर मैंने ग्रुप्स में डाले हैं। जैसे आप देख रहे होगे सर इंडेक्स 101 आपने यहां भी लिख दिया ग्रुप 1 में, इंडेक्स 101 यहां भी लिख दिया ग्रुप 2 में, ग्रुप 3 वाले ग्रुप के इंडेक्स के साथ भी जोड़ दिया। तो सर इसका मतलब तो ये आपने अच्छा मिस्टेक हो गई होगी, आपसे डुप्लीकेसी कर दिया आपने। और सर इंडेक्स 36 भी आपने ग्रुप 1 में ही पढ़वाया, ग्रुप 2 में ही पढ़वाया, और आपका बाकियों में नहीं है, ठीक है। ग्रुप 1 और 2 में आपका इंडेक्स 36 दोनों में है। तो सर ये डबल क्यों है? मैंने आपसे कहा ग्रुप 1 के जो इंडेक्स हैं उनमें भी इंडेक्स 36 का यूज होगा, ग्रुप 2 के जो इंडेक्स हैं उनमें भी आपका इंडेक्स 36 का यूज होगा। सिमिलरली इंडेक्स 101 भी इन चीजों में भी यूज आएगा और इन चीजों में भी यूज आएगा, इन इंडेक्स में भी यूज आएगा। इसलिए मैंने दोनों ग्रुप्स के साथ में, ठीक है, इंडेक्स 36 और इंडेक्स 101 को डाला है। इसी तरीके से इंडेक्स 12 देखो आप,
इंडेस 12 आपका जनरली इन इंडेस के साथ में हाईली यूज होता है, इंडेस 103 में, इंडेस 110 में, तो इसलिए मैंने इसको ग्रुप 1 में रखा है, ताकि आप ग्रुप 1 में इंडेस 12 जब समझ लोगे तो आपको इंडेस 103, 110 वगैरह में इजीली समझ में आ जाएंगी बातें, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस तरीके से यहां पर इसको डिसाइड किया है कि आपको इस सीक्वेंस में अपनी स्टडी को करना चाहिए। उसके बाद में सर ये जो आपने दिन डिसाइड कर रखे हैं, ये ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया आपने, आपको कैसे पता लगा अब 7 दिन में ये सारे के सारे इंडेस कर पाएंगे? ठीक है, जब भी तो भाई स्टार बनाया है। मैंने आपसे कहा कि ये जो 7 दिन है, ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपने एक बार एफआर को पढ़ा हुआ है। अगर एक बार एफआर को पढ़ा हुआ है तो आपको आगे करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा हो सकता है कि आप ग्रुप 1 के सारे इंडेस 8 दिन या 9 दिन या 10 दिन में पूरे करो, और ग्रुप 2 के जो इंडेस है वो आपके मान लो स्ट्रांग है, तो आप 5 दिन में ना करके 2 से 3 दिन में पूरे कर लो, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, टाइम और डेज ऑफसेट भी हो सकते हैं कि एक ग्रुप को मैंने गिवन टाइम से कम डेज में कर लिया, दूसरे ग्रुप को गिवन टाइम से ज्यादा डेज में किया। अल्टीमेटली आपको 30 दिन का प्लान बनाना है, तो ये सारे डेज मिलाकर आपके बनते हैं 28 डेज। मैंने कहा 28 के बाद में 2 एडिशनल डेज आप लेके चलो, तो आपको 30 डेज में एफआर आपका पूरा हो जाएगा। अल्टीमेटली आपका एफआर का सब्जेक्ट कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी, अगर आपने प्रॉपरली प्लान्ड वे में किया है, जैसे जैसे मैंने आपको बातें बताई हैं उस तरीके से अगर आपने किया तो आप प्रॉपरली प्लान कर सकते हो अपने एफआर को 30 डेज में। सर जब हम पढ़ते हैं तो हमें ना दिक्कत भी तो आती है, हमें कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आती, तो भाई आप क्या कर सकते हो, आप मेरी रिवीजन की प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे मैंने अभी 8 इंडेस का रिवीजन अच्छे से डाला हुआ है, कॉन्सेप्ट रिवीजन कराए हुए हैं, वहां से आप रिवीजन भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हमें कोई ना कोई दिक्कत आ रही है किसी इंडेस में, ठीक है। अगर आप देखोगे इंडेस 109 में मैंने क्या किया हुआ, स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कराया हुआ है, वहां पे कॉन्सेप्ट की बात नहीं करी है, क्वेश्चंस की बात करी है। लेकिन क्वेश्चंस भी ऐसा नहीं कि बस प्लेन क्वेश्चन करा दिया मैंने, क्वेश्चन में यूज होने वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है उसको भी ब्रीफली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मतलब क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक गया हूं मैं, मतलब रिवर्स बात करिए, ठीक है। आपका आइडियली क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए फिर क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि रिवीजन था तो मैंने पहले क्वेश्चन फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को बताया है। इंडेस 109 हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, जरूर 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 देखना। इंडेस 109 में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे लगता है आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको क्रिस्टल क्लियर होता चली जाएंगी सारी चीजें, अगर आपने 109 का रिवीजन वीडियो मेरा देख लिया। इसमें एक स्टूडेंट ने शायद प्लेलिस्ट भी डाली हुई है, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन मैंने कहा कौन से टाइम स्टैम्प पर कराया है, 4 साढ़े 4 घंटे का शायद वीडियो है, उसको भी आप यूज कर सकते हो अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही आपको प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैंने 90% कराया ही होगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में होता है, तो जो भी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हैं वो मैंने सारे के सारे वहां पे कवर कराए होंगे आपको, ठीक है। तो वहां से आप रिवीजन वीडियो भी देख सकते हो। 115 और 116 ये 2 बड़े इंडेक्स का रिवीजन मैंने कराया हुआ है, ये दोनों के दोनों देखना। 115 में तो मैंने कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है, 109 में क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना रिवीजन प्लान कर सकते हो, और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे मैं और इंडेस डालूंगा May 26 के लिए तो वो भी मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। ये प्लेलिस्ट आपको डेफिनेटली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर और आपका टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड करके क्लिक करना है आपको, और सीधे मैंने पूरा मतलब लिंक डालकर उसमें क्या टॉपिक है, वीडियो का टाइटल क्या है वो भी आपको यहाँ पर बता दिया है, ताकि आप सीधे कनेक्ट कर सकते हो कि अच्छा यहाँ से ऐसे इस टाइटल पे ही पहुंचे हैं, कोई और वीडियो तो नहीं खुल गई, क्योंकि हो सकता है एक पर्टिकुलर इंडेस की मैंने 2-3 अलग अलग वीडियोस डाल रखी हो, किसी में कुछ बताया किसी में कुछ बताया, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने पूरा बनाकर रख दिया है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें ना स्टार्टिंग से चीजों को करना है, हमारा एफआर में बहुत ही वीक एरिया है, एफआर समझ में नहीं आता है, हम तो जीरो से पढ़ना चाहते हैं, तो आप एफआर की मेरी रेगुलर क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस अगर ज्वाइन करनी है आपको तो उसके लिए आप मेरे साथ में कांटेक्ट करना, मैं आपको बात करूंगा, गाइड करूंगा कि कैसे क्लासेस आपको हेल्प कर सकती हैं आपकी एफआर प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद ही आप अपनी क्लासेस को ज्वाइन करने का डिसीजन लेना, सबसे पहले मेरे साथ में आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एफआर में कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, कोई भी मेंटरशिप चाहिए हो कि सर कैसे पढ़ें, पर्सनलाइज अगर आपको मेंटरशिप चाहिए कि भाई सर हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ें, सर हमने तो एफआर बड़े टाइम पहले पढ़ा था, अब तो सारा ऐसा लग रहा है भूल गए, शुरू से स्टार्ट करना है तो कैसे करना चाहिए, कम टाइम में ज्यादा चीजें कैसे कवर कर लें, ये सारी चीजें अगर आपको इस तरह की और भी कोई चीज आपको डिस्कस करनी है तो आप मेरे पास में व्हाट्सएप करें, मुझे कॉल करें, मेरे साथ में डिस्कस करें, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। बस आप लोग अच्छे से पढ़ें और सीए बने, दिस इज माय अल्टीमेट एम। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।